सुनिए, कुछ चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव तैयार कर रहे हैं। समझेंगे भी और लिखेंगे भी, ठीक है। चैप्टर 1 चालू। स्टार्ट देखो। बुक दे दो बेटा, मुझे बुक दो। चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव आपको टिक द करेक्ट ट्रू फॉल्स वन वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स कैसे भी आ सकते हैं। मैं यहाँ आपको जो डायरेक्ट आंसर वाली लाइन लिखवा रहा हूँ। सीबीएसई में तो सिर्फ टिक द करेक्ट ही आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आते नहीं, लेकिन एमपी बोर्ड में वैरायटी रहती है, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर 1 की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे पहले टाइप का क्वेश्चन सुनिए कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि 2 डिवाइड करेगा किसको, p को। 2 आल्सो डिवाइड p, ये थ्योरम है 1.1, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी नंबर के n में, किसी नंबर की पावर n है और उस नंबर में 2 इंटू 5 नहीं आ रहा है, 2 इंटू 5 नॉट एंड विथ जीरो लिख लो, नॉट एंड विथ जीरो, यह शून्य अंक से समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके फैक्टर में कौन नहीं है, 2 एंड 5, बिकॉज फैक्टर प्राइम फैक्टर हैव नो 2 एंड 5। 2 तो है, 5 नहीं। इसमें 2 तो आएगा ना, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 तो आएगा, लेकिन 5 नहीं आएगा, इसलिए ये जीरो से एंड नहीं होगा। 6 एन भी जीरो से एंड नहीं होगा। सीबीएसई में पूछेगा कि भैया ए की पावर एन है एंड द फैक्टर ऑफ ए एंड द प्राइम फैक्टर ऑफ ए is 2 into 3, so that the power of a and the number a end with 0 or not। होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि फैक्टर को देखना है अपने को, ये a क्या है उससे मतलब नहीं है। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट वो पूछेगा, ये कई बार आ चुका है कि ये जो रूट की वैल्यू है, सब कैसे हैं, इसको तो याद रख ही लेना। ये थे चैप्टर 1 के क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन अगर चैप्टर 1 में से आते हैं, आएंगे भी सही, वो ये रहेंगे कि एलसीएम निकालो या एचसीएफ निकालो। पर उससे पहले एक फार्मूला है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना। अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसा दे सकता है, मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आप करने की कोशिश करिए। ऐसा दे सकता है, सीबीएसई में तो देगा, एमपी बोर्ड में भी देना चाहिए, होगा बड़ा इजी, कि 2 नंबर दे दे। क्या दे दे? 2 नंबर, जैसे एक नंबर, वन नंबर इज 13, अनदर इज x एंड HCF इज HCF is 13 and LCM
182 आए हो तो सेकंड नंबर पता करो। कितने लोग कर लेंगे इसको, ऐसा आ गया तो कैसे करोगे? यहाँ HCF 9 रख देंगे, LCM रख देंगे, पहला नंबर रख देंगे, दूसरे नंबर को x रख दोगे, वो नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। है जी, तो कोई टफ नहीं है, ऐसा नहीं सोचते कि यार इस टाइप का बताया नहीं था कैसे आ गया। ठीक है, एक स्टेप, ये वही एग्जाम्पल जो मैंने 1 या 2 कराया था ना, देखो एग्जाम्पल 1 या 2 यहाँ पे, हाँ वही लिखा है, क्योंकि इसके फैक्टर में ये नहीं है लिखा ना, सेम वही लाइन लिखी है मैंने। ओके, अरे इतनी बात आ गई समझ में। अब किसी भी नंबर को निकालने का बोलेगा कि HCF निकालो, क्या निकालो, या फिर बोलेगा नंबर बहुत इजी होगा तो LCM निकालना पता है, सबसे सब में कॉमन नंबर LCM HCF होगा। LCM निकालने के लिए जो फैक्टर करे हैं हमने, जितने भी नंबर दिए उनके, उसमें पहले सबसे छोटा नंबर सबसे ज्यादा बार कहाँ है, ऐसे देखते हुए जाएंगे कितनी कितनी बार है और मल्टीप्लाई कर देंगे सबका, तो हम क्या निकाल पाएंगे, LCM। ठीक है, MP बोर्ड में किसी भी छोटे से नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन भी पूछ सकता है, तो फैक्टर कर देना और कौन नंबर कितनी कितनी बार आ रहा है वो लिख देना। ओके, CBSE में ऐसा कर सकता है, वो दे देगा कि भैया P का क्यूब, Q का स्क्वायर और R, ये दे दिया, और इनके कोई नंबर दे देगा इतने इतने, जैसे P बराबर 2 है, Q बराबर 1 है, R बराबर 4 है, तो उनकी पावर के हिसाब से रख के उनका मल्टीप्लाई कर और फिर उसका LCM निकालने की कोशिश करना, आसान होगा इतना। खैर घुमा फिर आगे क्या पूछते, चलो LCM HCF निकालने के बाद यहाँ पे कहानी बनेगी, बस इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इस चैप्टर में से वैसे अगर आना ही होगा तो पहला क्वेश्चन जो पहला एग्जाम्पल है 6 और 20 का HCF निकालो, हर बार आता है IMP, वहां से चेंज करके भी देता है। 672 120 जो आखिरी वाला एग्जाम्पल है वो पूछता है 672 और 120 HCF बताइए। अच्छा हाँ, जो दूसरी बात है वो अच्छा मुझे याद आ गई कि प्राइम नंबर क्या होता है, क्वेश्चन आएगा प्राइम नंबर, कौन सा नंबर, प्राइम नंबर, हिंदी मीडियम में बोले तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो डेफिनेशन पूछ लिया, नंबर डिवाइड इटसेल्फ R by 1 इज प्राइम नंबर, है ना, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, नंबर खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, वो क्या है, ठीक है, ऐसी संख्या जो खुद से या 1 से विभाजित हो अभाज्य संख्या है। पूछ ले डेफिनेशन वर्ड वर्ड में कि 1 वर्ड में कि भैया प्राइम नंबर को डिफाइन करिए। ओके, पूछ MP बोर्ड में कई बार डेफिनेशन पूछी है बहुत सारी चीजों की। नंबर डिवाइड इटसेल्फ R by 1 इज प्राइम नंबर। अब एक पूछ ले कंपोजिट नंबर क्या है, नंबर दैट हैव 2 or more फैक्टर, नंबर दैट हैव 2 or क्या है वो, कंपोजिट नंबर। हिंदी में भाज्य संख्या क्या है, मैं बोल दे रहा हूं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, नंबर दैट हैव 2 or more फैक्टर इज नॉन एज कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या हिंदी में क्या लिखेंगे, ऐसी संख्या जिसके 2 या 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, जिसके 2 या 2 से ज्यादा गुणनखंड हो हिंदी में। ओके, अब इतना इजी तो MP बोर्ड में पूछना नहीं चाहिए कि इवन नंबर क्या है और नंबर क्या है, और पूछ भी ले तो आपको आना चाहिए, मैं नहीं बता रहा हूं। ओके, आगे है कि इसमें वो आपसे ये पूछ सकता है क्वेश्चन 6 जो मैंने कराई दिया है कि इसको बताइए कंपोजिट है कि प्राइम है। CBSE में ऐसा करेगा 7 × 11 × x + x और बोल देगा कि बताओ इसके पहले तो फैक्टर निकालो और इसको कंपोजिट करके बताओ।
है कि नहीं? तो दिख ही रहा है, यहाँ से x कॉमन निकालेंगे, यहाँ से x कॉमन निकालेंगे, एमपी बोर्ड वाले भी कर लेंगे, यहाँ से x कॉमन निकाल लो, 7 11 इंटू 1 प्लस 1, बस ये कितना आ जाएगा x इंटू 78, बोलेंगे हाँ फैक्टर है, क्या बोलेंगे फैक्टर। समझ आया कि नहीं आया? अरे आए समझ में? ठीक है, इससे और 2 कदम आगे बढ़ जाएगा कि मान लो नंबर ये है और फैक्टर ये आ रहे, नंबर भी दे देगा कुछ, तो बराबर के उधर वो नंबर रख लेना और ये 78 से को उससे डिवाइड कर देना, तो एक्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये भी हो गई बात खत्म। ये चैप्टर 1 के सारे कौन थे? ऑब्जेक्टिव। इससे बाहर ना तो कभी पूछा है ना पूछना चाहिए, ठीक है, बल्कि 2 कदम आगे बढ़ के ही कराया अपन ने। कोई न्यू बुक दो मुझे जरा। चैप्टर 2 जहां से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है पहले पेज पे, सभी लोगों को आईएमपी है, वहां से सभी लोगों को आएगा, दोनों ही बोर्डों। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक्स की उच्चतम घात ही उसकी कोटि है। ये लो, हाईएस्ट पावर कितनी है? जैसे उन्होंने बोल दिया कि बताओ यार एक्स की पावर 3 प्लस 2x² प्लस x प्लस 2, इसकी डिग्री बताओ, तो डिग्री क्या देखोगे? जो सबसे ज्यादा पावर है, 3 वेरिएबल की पावर देखते हैं, ओके। अब यहां सबकी डिग्री दिखाई जा रही है। डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितनी है? 2 है ना। डिग्री ऑफ क्यूबिक कितनी है? 3। डिग्री ऑफ लीनियर कितनी है? 1। लीनियर की कितनी है? 1। अब इनके जीरो निकालने जाएंगे, क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ जीरो, तो जिसकी पावर 2 है उसके 2 हो जाएंगे, जिसकी डिग्री 3 है उसके 3, जिसकी 1 है 1। ठीक है, तो ये हो गई डिग्री। डिग्री और नंबर ऑफ जीरो भी यही बता दिया मैंने। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? ठीक है, चलो पहले ये लिख लो, ये क्या लिखा है? ये तो आना ही चाहिए, सम ऑफ जीरोस। इसको हिंदी में बताने की जरूरत है क्या? अरे ये मत भूलना, एक नंबर है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ ऊपर माइनस है नीचे माइनस नहीं है, याद रखें, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए है भैया, मैंने सी अपॉन सी लिख दिया। अब सीबीएसई में ऐसा भी घुमा देगा कि अल्फा दे देगा, बीटा दे देगा, सी दे देगा, ये पता करो। अल्फा दे दिया, बीटा दे दिया, सी दे दिया और बोलिए कि पूरी इक्वेशन ही बनाओ, तो फिर पहले ए निकालना, फिर इस फार्मूले में से रख के बी और ए निकालना, फिर ऐसे करके इक्वेशन। ठीक है, शून्यों का गुणनफल। ठीक है,
ठीक है, लिख लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा। सभी लोग लिखें जरूर। ये क्या लिखा है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्या है बोलो? इसका हिंदी लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, अगर ए की वैल्यू दिख रहा है, ये इसको लेकर ग्राफ बनाया जाए। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, कितनी हो, तो जो ग्राफ आएगा वो अपवर्ड ओपन होगा। इसको बोलेंगे अपवर्ड ओपन। और ये इसको बोला जाता है कर्व, कर्व्ड कॉल्ड पैराबोला। आ चुका है, पिछली बार बना के दिया था, इसको क्या बोलेंगे? पैराबोला। तो ये पैराबोला किधर है? अपवर्ड। कब है ऐसा? जब ए की वैल्यू किससे ज्यादा हो? 0 से। और जब ए की वैल्यू 0 से कम है तो पैराबोला कैसा होगा? डाउनवर्ड पैराबोला होगा। इसको क्या बोलेंगे? कर्व। और कर्व को क्या बोलते हैं? पैराबोला। तो पैराबोला क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके ग्राफ में बनाई गई, ग्राफ जब बनाएंगे तो वो कैसा आएगा? हमें पैराबोला आएगा। तो डाउनवर्ड रहता है, कभी कभी अपवर्ड रहता है। अगर वैल्यू ए से कम, 0 से कम है ए की, तो डाउनवर्ड आएगा, और 0 से ज्यादा है तो अपवर्ड आएगा। ठीक है, मिल गया। अब ग्राफ बना के पूछेगा 0 कितने हैं, तो बता ही देंगे कि 0 कितने हैं। ठीक है, अरे 0 कितने हैं समझ में आता है? ग्राफ देख के बता देंगे 0 कितने हैं। लाइन ग्राफ कैसे देखेंगे? एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलो बताओ, इसके 0 कितने हैं? तो पी ऑफ एक्स कितना आएगा? 0। लेकिन ये यहाँ पे टच कर रहा होता, बस 1 0, लेकिन टच के करने के साथ नीचे निकल जाता तो 2 0 हो जाते। ओके, है ना? 2 0, 1 0, 3 0 कब होंगे? पी ऑफ एक्स पूछा है। क्या पूछा है? पी ऑफ एक्स। अब वो सीबीएसई में इक्वेशन बदल देता है कि ए वाई स्क्वायर बी वाई प्लस सी फॉर वाई एक्सिस की बात कर दे, और लिख दे कि वाई एक्सिस की बात है, और फिर ये इसको कट नहीं करे बल्कि इसको कट करे, तो फिर इसका काउंट करके बता दे, है ना? पूछेगा नहीं ऐसा कभी, ठीक है? पर कभी अगर आ जाए एक्सिस की बात कर दे तो ऐसा करके आए, ठीक है? एग्जाम्पल 1 और क्वेश्चन नंबर 1 वेरी आईएमपी है, करके जाएंगे, सब पढ़ के जाएंगे कितने कितने 0 आ रहे हैं। अगर ये करके जाते हैं तो आंसर ही आ जाएगा। वन 2.1 का बहुत आईएमपी है, इजी है। इसके 0 पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, क्वेश्चन में पूछे तो अच्छी बात है, ऑब्जेक्टिव में पूछा क्या करोगे बताओ? देख के सॉल्व भी कर देता हूं। 0 रखेंगे, एक्स स्क्वायर कहां चला गया? रूट में। रूट की वैल्यू प्लस भी होती है, और इधर से स्क्वायर हटेगा, तो एक्स की वैल्यू या तो ऐसे देगा, ऑब्जेक्टिव में तो ऐसे ही देगा। क्वेश्चन आए तब आप एक बार लिखना कि +√3 और एक बार, ठीक है? ये हो गया पहला चैप्टर। अच्छा, एक और बात समझ लीजिए, ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, यहां पर ए को क्या मानते हैं?
नोट्स में मैंने लिखवाया है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या है ये, और जो बी है ये क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है। तो सी कौन है, कांस्टेंट, सी कौन है, कांस्टेंट है। ओके, अब उसने बोल दिया कि बी है, सीधे सीधे बोल दिया बी है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ ए, कॉफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, तो क्या है, तो बी है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। क्वेश्चन दे दे इन एन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी इज, तो बी इज कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ए इज कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी इज कांस्टेंट। ओके, तो किसी इक्वेशन के लिए बोल दे if for a quadratic polynomial the parabola is downward then the value of a will be 0 plus 1 2 minus, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड बोल दिया तो -1, अरे डाउनवर्ड हो पैराबोला तो ए की वैल्यू कैसे लिखना है, -1, तो इस टाइप का पूछेगा। ठीक है, चलिए ये 2 चैप्टर हो गए। चलो, कभी ऐसा हो सकता है अपन ने सब पढ़ा लेकिन वो पूछ ले क्यूबिक के बारे में, काय के बारे में पूछ ले, क्यूबिक पॉलिनोमियल, हिंदी में इसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या बोलेंगे इसमें, माइनस बी अपॉन ए ही आएगा। ठीक है, फिर एक बार और अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसकी वैल्यू होगी सी अपॉन ए, और प्रोडक्ट अल्फा बीटा और गामा, इसकी वैल्यू होगी माइनस डी अपॉन ए। याद रखें, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया उसने, बताओ अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, तो माइनस डी अपॉन ए। उसने पूछ लिया अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा प्लस प्लस करके क्या वैल्यू, तो फिर पूछ लिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो माइनस बी अपॉन। आईएमपी है, ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए। क्यूबिक काई के लिए है ये प्रोडक्ट ऑफ क्यूबिक है, क्या है, ये दोनों सम ऑफ, ये सम है, ये प्रोडक्ट प्लस सम है, ये प्रोडक्ट एंड सम, ये सिर्फ प्रोडक्ट। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरो कितने हैं, 3 हैं। अरे मिला कि नहीं, कुछ नया मिला, मिला कुछ नया, इसमें कुछ नया मिला, चैप्टर 1 में भी कुछ मिला ही होगा नया, लग ही रहा होगा कि हाँ ये तो आ रहा है अपने को। ठीक है, एक बार देखो चल रहा है, ला दो बेटा। चैप्टर 3 पे आ गया मैं, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन।
पेयर ऑफ A1 A2 इक्वल नॉट B1 B2, A1 A2 इक्वल नॉट, क्या तीन कंडीशन क्या होगी? इक्वेशन है एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये रहा, ये देखो कैसी होगी इक्वेशन। और लाइंस, इसके लिए अगर जो ग्राफ की लाइन खींचेंगे वो क्या होंगी? लाइंस आर इंटर, तीसरी कंडीशन इक्वेशन कैसी होंगी? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। क्या होगा? सीबीएसई में क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि बताओ पेयर कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। इक्वेशन कैसी देगा? ऐसी। ये बताओ, इसके लिए मुझे बताओ कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, जल्दी बताओ। क्या आ रहा है? यूनिक आ रहा है, नो आ रहा है? यूनिक आ रहा है, तो यूनिक आ रहा है तो कौन सा पेयर है? कंसिस्टेंट। और यूनिक आ रहा है तो लाइन आर इंटरसेक्टिंग। ओके, लाइन आर इंटरसेक्टिंग का मतलब लाइन ऐसे बनी हो आगे, ये इंटरसेक्टिंग। ओके ठीक, नहीं आएगा। ये आ गया A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल नॉट है, तीसरा रेशो इक्वल नॉट है, कांस्टेंट का रेशो इक्वल नॉट, तो इक्वेशन है नो सॉल्यूशन। तीन कंडीशन होगी, इक्वेशन है लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल और इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन के पेयर कैसे होंगे? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और तीसरी कंडीशन क्या थी? तीनों रेशो क्या हो जाए? ठीक है, अगर तीनों रेशो बराबर हैं तो इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और मेनी सॉल्यूशन होंगे तो लाइंस कैसी होंगी? और इक्वेशन कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ओके, यहां से एक क्वेश्चन आना पक्का है, परफेक्ट है, कंप्लीट है, कंफर्म है। ओके, आना चाहिए सबको, कोई भी बोर्ड हो, अरे कोई भी बोर्ड हो, एक क्वेश्चन आएगा। ऐसा आ गया क्वेश्चन, x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। बोलो क्या आ रहा है इसके लिए? क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? यूनिक सॉल्यूशन है तो लाइन इंटरसेक्टिंग, लाइन इंटरसेक्टिंग है तो पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट। कैसे? ज्यादा इसमें अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करें, डायरेक्ट देखें ये कितना है 1, तो 1 अपॉन ये कितना है 2 इक्वल ये कितना है 3 अपॉन में माइनस 3, यही हो गया 1, तो 1 अपॉन 2, ये 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 1 है, तो हम बोल देंगे ये कैसा है? यूनिक।
फिर तीसरे रेशो की तरफ जाना ही नहीं। ओके, अरे बोलो समझ आ गया ना। यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म पूछ रहे तो क्या लिखेंगे? ये दो इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म। ठीक है, a1x b1y, ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। ये जो 3.2 न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 3 करके है, उसमें से सीबीएसई में ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि 2 नंबर का सम इतना है और प्रोडक्ट इतना है तो नंबर क्या होंगे, दोनों नंबर बुकाई में पूछेगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 3 के 1 2 3 एमपी है, एमपी बोर्ड के लिए 1 2 3 5 और 6। ठीक है, क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, क्वेश्चन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात चल रही है। और पहले का 1 2 3 1 2 पहले का 1 2। चैप्टर 4 पे पहुंच चुका हूं, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक, चैप्टर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चैप्टर 4 देखिए, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूक्लिड्स ने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का ज्योमेट्रिक अप्रोच दिया। ज्योमेट्रिक अप्रोच टू सॉल्व द लेंथ प्रेजेंट इट इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यूक्लिड्स डेवलप geometrical approach finding length present day this terminology is
known as quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की ज्योमेट्रिकल मेथड किसने डेवलप की? यूक्लिड। यूक्लिड कौन है? ग्रीक मैथमेटिशियन। ज्योमेट्रिकल अप्रोच किसने डेवलप की? ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड। पूछ सकता है। जनरल फार्मूला किसने दिया? ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला किसने दिया? ब्रह्मगुप्ता ने। ब्रह्मगुप्ता का टाइम पीरियड क्या है? सी 598 से 665। जनरल फार्मूला क्या है? ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। किसने दिया? ब्रह्मगुप्ता ने। टाइम पीरियड क्या है? सी 598 से 665। ओके, लो पेन दो जल्दी से। ये लो, ये मैंने पेन से टिक कर दिया है। ये लो, ये लिखा है श्रीधाराचार्य। श्रीधाराचार्य ने फार्मूला दिया, उसको बोला गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या बोला गया? क्वाड्रेटिक। श्रीधाराचार्य का टाइम पीरियड CE1025 है। क्या है? ओके, आ चुका है। टाइम पीरियड भी पूछ सकता है। ब्रह्मगुप्त ने जनरल फॉर्म दिया और श्रीधाराचार्य ने क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया, जिससे हम उस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आए श्रीधाराचार्य फार्मूला, तो आप लिखना क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, ब्रह्मगुप्त की इक्वेशन, तो आप लिखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस सी। फार्मूला क्या होता है? अभी लिख देते फार्मूला भी, है ना। नई बुक में है नहीं फार्मूला, लेकिन फिर भी लिख देते। लो, लिख देते फार्मूला। ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये किसने दिया है? धाराचार्य ने। ब्रह्मगुप्त ने क्या दिया था? ax स्क्वायर bx प्लस सी। ये उधर देखो जरा, उनको हटाओ वहां से।
देखो चालू है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। आएगा मानक रूप या सामान्य रूप, ये वही है जो किसने दिया है, ब्रह्मगुप्त ने। यहां पे ऐसा पूछ ले कि अल ख्वारिज्मी कौन है, अरब मैथमेटिशियन, अरेबिक और अरेबिक मैथमेटिशियन है जिन्होंने काय की स्टडी की है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और फार्मूलों की। और एक और है, इनका टाइम पीरियड भी याद रखें, सीई 800 सेंचुरी। अल ख्वारिज्मी अरेबिक मैथमेटिशियन है, इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टडी की है, लिखा हुआ है उसमें देखो। एक और है, देखो ये इतना डीप में क्यों हिस्ट्री लिखवा रहे हैं, क्योंकि एमपी बोर्ड में तो हर बार कुछ ना कुछ यही पूछ रहा है, श्रीधाराचार्य पूछ रहा है, कभी ब्रह्मगुप्ता पूछ रहा है, कभी जनरल फॉर्म किसने दिया, कभी क्वाड्रेटिक फार्मूला किसने दिया, यही पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। ठीक है, हिस्ट्री पूछ रहा है। अभी हम आगे चल रहे हैं कि एक और मैथमेटिशियंस हैं, अब्राहम बरहिया नासिर, देखो नाम अब्राहम बरहिया नासिरी है कि नहीं। इनकी बुक का नाम है लिबर एम्बोडेरम, क्या नाम है, स्पेलिंग बताओ। लिबर एम्बाडोरम, लिबर ये क्यों पढ़ रहे हैं, इन्होंने कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी बुक में दी है, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है, अब्राहम बरहिया नासी, नासी नासिरी नहीं, नासी, मैंने नासिरी लिख दिया, नासी। ओके, तो दो तो इसमें अरेबिक और एक अरेबिक कौन है, अल ख्वारिज्मी। इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्व करने की मेथड दी है। क्या है उनका टाइम पीरियड, सी 800 सेंचुरी। और 1025 सेंचुरी में किसने दिया है, श्रीधाराचार्य ने। वो क्या दिया है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी मैंने लिख दिया, याद हो जाए तो लिख के आ जाना, नहीं तो कोई बात नहीं, ये सिलेबस में नहीं है इस बार। उसके बाद जनरल फार्मूला देने वाले कौन है, ब्रह्मगुप्ता। टाइम पीरियड 598 और 665। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल अप्रोच देने वाले यूक्लिड्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का ज्योमेट्रिकल अप्रोच देने वाले कौन है, यूक्लिड्स। उन्होंने पहले लंबाई को नापने का ज्योमेट्रिक अप्रोच दिया था, जिसको आज कल हम क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन कहते हैं। जनरल फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दोनों एक ही हैं। ये फार्मूला देने वाले कौन है, ब्रह्मगुप्ता। ओके, अरे ये हो गया इसके ऑब्जेक्टिव, कौन सी इक्वेशन के, फोर्थ के। अब जो बता रहा हूं यहां से एक ऑब्जेक्टिव कंफर्म है इसी चैप्टर का। कौन से चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेशन निकालना। ये लो, क्या निकालना? डिस्क्रिमिनेशन। रुको जाओ, लो। अगर किसी इक्वेशन को सॉल्व करने पर इस फार्मूले को, डिस्क्रिमिनेशन का फार्मूला लगाने पर ये ग्रेटर देन 0 आ जाए तो इक्वेशन का क्या होगा? डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। समीकरण के दो अलग अलग और वास्तविक मूल होंगे, दो अलग अलग और डिस्टिंक्ट और रियल रूट होंगे। अगर बी इसकी वैल्यू कर सॉल्व करने पे कितनी आ जाए? 0। ये काय का फार्मूला है? डिस्क्रिमिनेशन का। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तीन टाइप की होती है। एक जिसके अलग अलग रूट आए, एक्स की वैल्यू एक बार प्लस में आ गई, एक बार माइनस में, या एक बार 1/2 आ गई, एक बार 2 आ गई। ये अलग अलग रूट हो गई कि नहीं हो गई? फिर एक फार्मूला है, ये है कि b² - 4ac को सॉल्व करें और ये लेस देन क्या आ जाए? 0 आ जाए। इक्वेशन जब 0 से छोटा यानी माइनस में वैल्यू आ गई तो हम बोलेंगे इक्वेशन हैज नो रियल रूट। समीकरण के कोई वास्तविक मूल ही नहीं होंगे, यानी इक्वेशन सॉल्व करने जाएंगे तो फैक्टर नहीं निकलेगा, रूट लगाएंगे तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। ठीक है, वहीं छोड़ना पड़ेगी उसको, है ना। और अगर d बराबर b² - 4ac आया, इक्वल कितना आ गया? तो इक्वेशन हैज 2 इक्वल एंड रियल रूट। अभी तक ऐसा हुआ है हर बार यहां से कुछ पूछा है नहीं तो अच्छा, सीबीएसई में यहां से के की वैल्यू वाले क्वेश्चन और वहां एक्स वाई कुछ या बी ए बी रख के कुछ तो पूछेगा ही पूछेगा, यहां से कुछ आएगा ही आएगा, एमपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई में तो कंफर्म है, अभी तक पूछा ही गया है। अब बहुत ज्यादा किस्मत खराब होगी तो ही नहीं पूछेगा, ओके, है ना। हर साल तो पूछा है, यहाँ से एक नंबर कंफर्म है एमपी बोर्ड में, ठीक है, बहुत ज्यादा चांस है। ये तीनों बातें जरूर पढ़ के जाएं। रब कर रहा हूं मैं, ये मिल गया ना तुम्हें? ये मिला कि नहीं? नहीं मिला? लाओ दो, लाओ दो, जल्दी दो, ये रहा तो सही। बुक के पेज नंबर 89 या 85 पे लिखा हुआ है, देख लें, है ना, लिखें जरूर। हाँ देखो, एक बार जो आप यहां से लिख रहे हो उसको जाके पढ़ना, उसके बाद एक बार वीडियो स्पीड बढ़ा के देख लेना डबल स्पीड से, तो आपको ये ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं लगी। इसके बाहर आई होप जाएगा नहीं। हाँ ये जरूर होगा, जिन बच्चों को समझ ही नहीं आता उनको बोलेगा सर ने तो एक एक लाइन में लिखवाया, वहां तो मेधा कॉलम में पूछ लिया था, तो अब हम कैसे करें? होगा ऐसा, बहुत सारे लोगों में होता ही है ना। ठीक है, कि ये तो वहां तो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा, हमें तो आ ही नहीं रहा, यहाँ तो सर ने डायरेक्ट लिखवाया था, हमने तो डायरेक्ट याद करा। एमपी बोर्ड में ऐसा होगा, सीबीएसई में तो आई होप इस बेस पे क्वेश्चन ही सॉल्व करने होंगे। ऐसे क्वेश्चन कम आएंगे जिनका आंसर एक लाइन में निकले, आएंगे जरूर, पर वहां सॉल्व करना पड़ेगा फार्मूला पुट करके। ओके, चैप्टर 5 का नाम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक
बेटा इसको पोज कर दो, 1 मिनट जरा पोज कर दो, ऊपर से करोगे ना, सीबीएसई के हिसाब से आता है, ठीक है। ज्यादा घुमा फिरा क्वेश्चन नहीं होता, ध्यान से देखिए। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म, पहले आएगा ए, फिर आएगा ए प्लस डी, फिर आएगा ए प्लस 2d, फिर आएगा ए प्लस, ऐसे चलता जाएगा। ओके, डॉट 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 लगा देना। इस एपी के अंदर जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, एपी, एपी को क्या बोलेंगे हिंदी में? समांतर श्रेणी का सामान्य रूप। ओके, ईच नंबर इन एपी कॉल्ड टर्म, समांतर श्रेणी का प्रत्येक संख्या पद कहलाती है। अरे ईच नंबर ऑफ एपी क्या कहलाएगी? टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 10th टर्म, 9th टर्म, लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, निकालते हैं ना अपन, ठीक है। डेफिनेशन पूछ ले एपी की, डिफाइन एपी पूछ ले, एमपी बोर्ड में पूछ सकता है डिफाइन एपी, सीपीएससी में तो कभी नहीं पूछेगा। डिफाइन एपी, एपी पूछ ले क्यों, तो एपी इज अ सीरीज ऑफ नंबर इन विच ईच preceding number is obtained by adding fixed number into the preceding number। एपी इज a list या series in which each term is obtained by adding a fixed number to its preceding term। ओके, ठीक है। ये फिक्स नंबर जिसको ऐड किया जाता है उसे कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। A fixed term that is added in preceding term to obtain next term of NAP। बोलो क्या कहेंगे इसको? एक वो फिक्स नंबर जिसको अगला नंबर लाने के लिए हर नंबर में जोड़ा जाता है,
गुड। कॉमन डिफरेंस क्या कहेंगे उसको? कॉमन डिफरेंस। याद रखें डेफिनेशन कॉमन डिफरेंस की पूछेगा हिंदी में। वो नियत अंक, वो नियत संख्या जो हर पिछली संख्या में अगली संख्या को लाने के लिए, पिछले पद में अगले पद को लाने के लिए जोड़ी जाती है, सार्वंतर कही जाती है। ठीक है, अरे ये लिख लिया। एपी क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस के बारे में ट्रू फॉल्स में पूछेगा कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है क्या, तो फॉल्स लगा देना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी। कॉमन डिफरेंस में सी डी कॉमन डिफरेंस सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। ओके, सीबीएसई वालों को एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2, एमपी बोर्ड वालों को भी एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 में बोलेगा कॉमन डी निकालो, फर्स्ट टर्म निकालो, तो फर्स्ट टर्म तो देख के ही निकालना होता है। ध्यान से सुने और देखें, फर्स्ट टर्म क्या करके निकालना होता है? जो पहला नंबर है वही क्या है, फर्स्ट टर्म। उसमें कोई ऐसा नहीं कि कैसे सॉल्व करें। और कॉमन डिफरेंस क्या करते हैं, सेकंड से फर्स्ट को माइनस करके निकाला जाता है। ओके, नहीं ये गलती नहीं होना चाहिए कि कैसे निकालें। तो एग्जाम्पल 1 और 2 से ऑब्जेक्टिव के चांस हैं। 5.1 के दूसरे में 4-5 क्वेश्चन है, वहां से भी क्वेश्चन आने के चांस हैं। एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 4 हमेशा आता रहा है, 5 भी आता रहा है, 7 एग्जाम्पल 7 आता रहा है, आईएमपी है। 5.2 में देखिए, दूसरे का पहला दूसरा वेरी आईएमपी है, दूसरे के तीसरे में से भी आ सकता है, दूसरे का चौथा, दूसरे का पांचवा, ये आते रहे हैं क्वेश्चन, आने वाले क्वेश्चन है। तीसरे का पहला दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये आते रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को इस क्लास में आईएमपी नहीं पढ़ा रहा हूं, वो तो चैप्टर आया तो मैंने बता दिया। अभी मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम कर रहा हूं। इस क्लास में जब तक 7 चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे अपन इसको स्टॉप नहीं करेंगे। 7 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव हो जाना मतलब ये मान के चलना कि आधा सिलेबस हो गया, और ऑब्जेक्टिव आपको बहुत बड़ा वेटेज है एग्जाम्स में, और ये जो अपन ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं इसके बाहर कुछ आएगा नहीं। ओके, जरा पॉज कर दो इसको बेटा एक बार। सब बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे। हो गया क्या स्टार्ट? फॉर्मूला फॉर nth टर्म सबको पता ही है। ओके, रिपीट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ याद करें। उसके बाद सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, ये तब लगेगा जब पहला नंबर और बाद सबसे आखिरी सीरीज का सबसे आखिरी नंबर दिया हो। और इसी फार्मूले को ऐसा भी लिख सकते थे, n/2 a प्लस एल। यहाँ पे n मतलब n का सम, ये n मतलब नंबर ऑफ टोटल नंबर, ये पहला टर्म, ये लास्ट टर्म, पहला टर्म लास्ट टर्म। ओके, अभी तक ये फार्मूले एमपी बोर्ड में नहीं पूछे हैं, लेकिन इस बार पूछेगा। ये हर बार आया है, इसको अच्छे से याद करें। हाँ, दोनों में से कोई सा भी लगा दो, एक ही बात है। ठीक है, क्वेश्चन में लास्ट बोला है तो एल लगा देना, ये भी लगा दोगे तो नंबर तो मिलना है। ए इनको एल भी बोल सकते हैं, ठीक है, ए इनको एल भी बोल सकते हैं।
हाँ, सीबीएसई में ऐसा क्वेश्चन हर बार आया है, 2 नंबर का सम दिया है और ए एन निकालना है। 2 नंबर का सम दिया है और ए एन निकालना है। अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश ना करें। ए एन एस एन माइनस, ठीक है, 9 नंबर का टर्न दिया है, सम दिया है, सॉरी 9 नंबर का सम दिया है और 8 नंबर का सम दिया है। तो उसने बोला कि बताओ 8वां नंबर या 9वां नंबर क्या होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसा दिया, सम ऑफ 9 टर्म इज 12 एंड 8th टर्म इज 11, ऐसा दे दिया। तो फाइंड 9 टर्म, फाइंड यानी 9 का सम इतना है, 8 का सम इतना है, तो 9वां नंबर क्या होगा, तो ये A9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A9 S9 माइनस S8, n-1 मतलब ऐसे, तो A9 निकलेगा कैसे, ये क्या आएगा 12 माइनस 11, पहला आ जाएगा 1। ओके, कोई बात नहीं, एमपी बोर्ड में ऐसा नहीं पूछेगा, सीबीएसई में आएगा। आप सिर्फ फार्मूला याद रखो कि सम दिया हो और क्या निकालना हो, नंबर ऑफ टर्म, तो ये फार्मूला लगाते हैं। S9 दिया है, S8 दिया है, S9 में से S8 माइनस करेंगे तो A9 मिलेगा। ओके, ये फार्मूला मुझे आईएमपी लग रहा है, सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर। सीबीएसई में इसका क्वेश्चन देगा, n पॉजिटिव इंटीजर, n पॉजिटिव इंटीजर दे दिया 100, 50, 1000, 2000, 1,00,000, उनका सम पता करो। तो फार्मूला होता है एस एन बराबर n प्लस n इंटू n प्लस 1/2। ये फार्मूला कब लगाते हैं, जब उनने बोला सम ऑफ 100 पॉजिटिव इंटीजर, 100 बोल दिया, क्या बोला, एक एग्जांपल लेके दिखा रहे हैं, सम ऑफ 100 पॉजिटिव इंटीजर। तो हम क्या करेंगे, यहां एस 100 रखा, 100 प्लस 1 रखा और यहां क्या रखा, 2 से कैंसिल करेंगे 50 टाइम, 50 प्लस 10, सॉरी 50 इंटू 101। ओके, 51 जा 50 का 0 कैरी ओवर 5 या 0 से 5 50, 50 50 आंसर। ओके, इसका एक एग्जांपल भी है, 14 15 या 15 16 एक एग्जांपल है। बोलो, बताए 50 14 के 2 क्वेश्चन है, इस पे क्या लिखे, बोलो बोलो। ठीक है, एमपी बोर्ड में हर बार 5.3 के पहले में से क्वेश्चन आया है और दूसरे में से भी आया है। एमपी बोर्ड में हर बार 5.1 के पहले दूसरे में से क्वेश्चन आया है। सीबीएसई में यहां से ऑब्जेक्टिव आएगा। सीबीएसई वालों को क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन 11 जैसे क्वेश्चन आएंगे सीबीएसई में, 5.3 का 10 और 11 और 19 20 जैसे क्वेश्चन आएंगे। ओके, चैप्टर 5 के ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुके हैं, अच्छे से देखेंगे और सॉल्व करेंगे। मैं चैप्टर 6 पे जा चुका हूं। चैप्टर 6 तो मेरा चेक करो, चल रहा है। चैप्टर 6 में कुछ क्राइटेरिया, कुछ जगह फिक्स है जहां से क्वेश्चन आता ही आता है 100% एमपी बोर्ड हो चाहे कोई से हो। 6.1 के 5 ऑब्जेक्टिव हैं, फिल इन द ब्लैंक। देखो सिमिलर फिगर क्या होते हैं,
कंडीशन क्या है? ठीक है, चैप्टर 6 ट्राइंगल। चैप्टर 6 ट्राइंगल के ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। काय के ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन आ गया, सिमिलर फिगर कौन है? शेप, दो ऐसे फिगर जिनके शेप सेम हो, दिखने में सेम हो, साइज कुछ भी हो, उन्हें क्या बोलेंगे? सिमिलर फिगर। डिफाइन सिमिलर फिगर, हिंदी में आएगा समरूप आकृतियां किसे कहते हैं? ऐसी आकृतियां जिनके आकार एक जैसे हो, समान हो, रूप समान हो, आकार के कुछ भी हो, है ना, हिंदी में ऐसे। द फिगर हैविंग सेम शेप, not necessary to same size, called similar figure। जैसे एग्जांपल दे दे, ये ए बी और सी और ये डी ई और एफ, सिमिलर फिगर की डेफिनेशन हो गई। ऐसे फिगर जिनका शेप सेम हो, साइज अलग अलग हो, कोई दिक्कत नहीं है। एमपी बोर्ड में तो डेफिनेशन आएगी, सीबीएसई में पूछेगा कंडीशंस या कुछ और। एमपी बोर्ड में ये भी पूछ सकता है, दो सिमिलर दो नॉट सिमिलर बनाइए, बना दोगे? तुम्हें मिल गया समरूप आकृतियां? ओके, लिख रहे हो बेटा तुम? एग्जाम में दो, एक छोटा एक बड़ा ट्राइंगल बना के दे दिया और बोला बोलो बताओ ये है कि नहीं सिमिलर? सिमिलर है, साइज से नहीं जाना, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल्स, राइट कंडीशंस ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। दो कंडीशन है, पहली कंडीशन है ए बी सी बना ले और एक बना ले डी ई और एफ। तो पहली कंडीशन होगी करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग साइड आर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब सुनिए, ये ए बी के करस्पॉन्डिंग डी, ए बी के करस्पॉन्डिंग डीई और फिर इधर बी सी के करस्पॉन्डिंग बराबर होंगे। ए सी के अपॉन में किसको रखेंगे? प्रोपोर्शनल या सेम रेशो। प्रोपोर्शनल को क्या बोलेंगे? सेम रेशो या इक्वल रेशो, ठीक है। संगत भुजाओं का अनुपात समान, समानुपाती।
फिर दूसरी कंडीशन है करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, यानी एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल एफ। ये कंडीशन लिख के आना, डायग्राम बना के आना, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। अच्छा कंडीशन पूछेगी तो 2 ही मार्क्स में आएगा। पिछली बार थेल्स के बारे में पूछा जा चुका है कि थेल्स का टाइम पीरियड क्या था ऑब्जेक्टिव में, तो थेल्स का टाइम पीरियड 640 से 546 बीसी है, 640 से 546 बीसी बिफोर क्राइस्ट। थेल्स का टाइम पीरियड याद रखे जाएंगे 640 से 546। संगत कोण बराबर होंगे, ठीक है। थेल्स थ्योरम लिखिए, थेल्स थ्योरम लिखने को आ जाए, आईएमपी है थेल्स थ्योरम 6.1। सेकंड वाला 10 मिनट और लग जाएंगे। आप किसको लेने आए, जाना है, भेज रहा हूं, जाओ। थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अरे थेल्स थ्योरम को एक पेज और बंटो, और जाओ और जाओ। थेल्स का ये कहना है कि किसी ट्राइंगल में एक लाइन ऐसे खींच दे जो थर्ड लाइन के पैरेलल हो, क्या हो, थर्ड लाइन के, तो ये वाली लाइन बची हुई 2 लाइन को सेम रेशो में क्या करेगी, एडी के अपॉन में डीबी बराबर होगा एई के अपॉन में ईसी। लिखने का मेटर 6.1 में से याद कर लें, लिखने का मेटर पूरा याद नहीं करना, सिर्फ जो इटैलिक लेटर में लिखा है और डायग्राम और ये इतना लिख के आना, ठीक है, सुन लिया। A line is drawn parallel to one side of triangle to intersect other 2 sides in distinct point. Other 2 sides are divided in same ratio. ओके, और डायग्राम बना के इतना लिख के आना है। पहले ये भी लिखना है कि DE पैरेलल है किसके, BC के, तो देन ऐसा होगा। ओके, ये हो जाएगा थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या क्वेश्चन आता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी या थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बीपीटी या थेल्स थ्योरम, अगर डिवाइडिंग का रेशो सेम आ जाए,
काय करे सो कि एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन, तो डीई पैरेलल होगी किसके, इसमें पहले पैरेलल था फिर रेशो बराबर आया, इसमें रेशो बराबर आ जाए। और ये 6.2 थ्योरम है, याद करके लिख के आना। ये 6.1 है थ्योरम, आईएमपी है दोनों सबको सबको। 6.1 में 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो ऐसे हैं, यहां से ये 2 हैं 6.1 और 2, इनको याद करके इतना लिख के आना है, डायग्राम बना के। आईएमपी है 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में आ सकता है। 6.1 के जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वेरी आईएमपी है। वेरी आईएमपी का मतलब नहीं है कि वहां से तो आना ही है, वेरी आईएमपी नहीं है, वो कंफर्म है। 6.1 में से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आना है, ठीक है। जैसे ऑल सर्कल कैसे होंगे, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ठीक है, लिख लो हिंदी में। ऑल स्क्वायर ऐसे ट्राइंगल जो सिमिलर होंगे, तो इक्विलेटरल होंगे। कौन होंगे, अगर इक्विलेटरल उसने बोल दिया ऑल स्केलेन ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो उसको फॉल्स लगा देना। ओके, ऑल राइट एंगल ट्राइंगल आर सिमिलर, तो उसको भी क्या लगा देना, फॉल्स। लेकिन इक्विलेटरल है तो क्या लगा देना, ट्रू। दो पॉलीगॉन्स को सिमिलर कहेंगे अगर इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। इफ, ये 2 मार्क्स में भी आ चुका है एक बार, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्या आएगा यहां पे, और करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल। ओके, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर अगर दो ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं तो वो कैसे सिमिलर होगा, एंगल 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 से। दो साइड की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम है तो कैसे सिमिलर होगा, साइड 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 से। दो ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो, दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो और एक एंगल सेम है तो वो कैसे सिमिलर होगा, साइड एंगल साइड से। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन लिखिए, साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन लिखिए, एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन लिखिए। तो ये नोट्स में लिखवा रखा है, ये ऑब्जेक्टिव। अभी लास्ट चैप्टर पे पहुंच गया मैं, चैप्टर 7। लास्ट चैप्टर मतलब आज का लास्ट, आज का लास्ट है ना। बार बार देखना पड़ रहा है माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। 6.1 निकालो, 6.1 निकालो। ओके, तो मेरा पॉज करो तो। ओके, यहां से जो पढ़ा रहा हूं दोनों ही बोर्ड में आने के चांस हैं।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना समझो, एक एक्स एक्सिस है, एक एक्स एक्स डेज वाई वाई डेज, दोनों इंटरसेक्ट कहां करेंगे? जीरो पर। जहां इंटरसेक्ट करेंगे उसको क्या बोलेंगे? ओरिजिन। तो पहली लाइन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस क्या है? ओरिजिन। ओके, चलो अभी मैं हिंदी में लिख दूंगा। एक्स और वाई अक्ष का प्रतिच्छेदक बिंदु उत्पत्ति बिंदु लिख लोगी। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ, अरे क्वाड्रेंट कितने हैं? 4। ये कौन सा होगा? फर्स्ट। ये कौन सा होगा? एक काम करते हैं, थोड़ा साइड में बना लेते, एक्स वाई वाई डेज एक्स डेज। यहां पे मान लो एक पॉइंट है ए, कौन है? कोई भी वैल्यू जीरो से लेफ्ट में कैसी होगी? पॉजिटिव। जीरो से अपवर्ड कैसी होगी? पॉजिटिव। तो ए यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है। मान लो कोई पॉइंट है बी, कौन से क्वाड्रेंट में? तो यहां एक्स माइनस है और वाई प्लस होगा, क्योंकि एक्स इस तरफ है राइट में और वाई अपवर्ड है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही क्या होंगे? एक्स भी माइनस, और क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक्स और वाई बोथ क्वाड्रेंट आर इन नेगेटिव, इन विच क्वाड्रेंट? तो हम बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। ये सीबीएसई के हिसाब से आईएमपी है, याद रखें, एमपी बोर्ड में भी आ चुका है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है, लेकिन एक्स प्लस वाई माइनस। ओके, एक्स प्लस वाई माइनस। अगर कंफ्यूजन हो तो बना के देख लेना, ग्राफ बना के देख लेना, ओके, कि कौन प्लस आ रहा है कौन माइनस आ रहा है। चतुर्थांश कितने हैं? 0। अब कब प्लस हो रहा है, कब माइनस हो रहा है, कब दोनों माइनस है, कब दोनों प्लस है, कब एक माइनस एक प्लस, ये आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। लिख लिया क्या? आगे बढ़ रहे हैं। चार है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, यहां देखो ये पॉइंट है और इसकी कहां से डिस्टेंस? वाई से। ये कहलाएगी एक्स एक्सिस। क्या कहलाएगी? सॉरी, कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगी? इसको बोलेंगे ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे? ठीक है, ये लिखा हुआ हिंदी में। इस पॉइंट की डिस्टेंस कहां से? एक्स से। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। ठीक है, अगर y से डिस्टेंस है तो x कोऑर्डिनेट, x से डिस्टेंस है तो y कोऑर्डिनेट। यहां लिखे y कोऑर्डिनेट, ओके। सॉरी, इसको एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
एक्स कोऑर्डिनेट को एफ सीसा, देखो ए से एफ सीसा, एक्स कोऑर्डिनेट को एफ सीसा, और एक्स कोऑर्डिनेट किससे डिस्टेंस है, वाई। ठीक है, या उद्भव बिंदु। अगर कोई पॉइंट कहां मौजूद है, ध्यान से देखिए, कोई पॉइंट ये वाला पॉइंट कहां मौजूद है, एक्स पर, कहां मौजूद है, तो इसके लिए एक्स की तो कुछ वैल्यू होगी, लेकिन वाई कितना होगा, 0। और अगर कोई पॉइंट वाई पे मौजूद है तो एक्स 0 होगा और वाई की कुछ वैल्यू होगी। अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इट्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट एक्स और 0, और सेम एक पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, इट्स कोऑर्डिनेट, तो इसके निर्देशांक होंगे एक्स 0 होगा और वाई की कुछ वैल्यू होगी। ओके, सुनिए ध्यान से, सबको पता है ओरिजिन पे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, क्या होते हैं, 0 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स वाई एट ओरिजिन, जीरो जीरो। अभी तक यहीं से क्वेश्चन आया है एग्जाम में, जल्दी दो पेन। ये बस एक लाइन लिखना है, बाकी तो लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है, ये लिखा है, ये लिखना है, ये लो। एक बार बताओ वहां ओरिजिन को क्या कह रहे हैं, लास्ट लाइन, ओरिजिन पर एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट एक्स एक्स और वाई वाई। अब मैं यहां पे बता नहीं रहा, दो फार्मूले सुन लो। डिस्टेंस फार्मूला सबको आता है, डिस्टेंस x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 और y1 का। फिर एक आता है सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला जब रेशो अलग अलग हो, सेक्शन फार्मूला जब रेशो सेम हो, आईएमपी। ओके, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है डिस्टेंस ही निकालो, पिछली बार आया है डिस्टेंस ही निकालने को दिया, वैल्यू दिए तो डिस्टेंस निकाल के ऑब्जेक्टिव आएगा। ओके, इसका चैप्टर हो चुका है, चैप्टर 7 तक हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव पढ़ ली। ठीक है, तो मेरा पोस्ट करो पहले, बचे हुए ऑब्जेक्टिव कल हो जाएंगे। आज ही ट्राइंगल वाला चैप्टर आपको मिल जाएगा बेटा।